बच्चों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल बनाया गया है, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, और उसकी वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल है वो गिवन है V नॉट। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल। जैसे अगर ये कोई भी एक डाइपोल है, उससे अगर यहाँ से r डिस्टेंस पे और इसका डाइपोल मोमेंट P है, तो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन R क्यूब। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो P वेक्टर इक्वल टू होता है Q इंटू L वेक्टर। L वेक्टर क्या होती है, प्लस Q और माइनस Q चार्ज के बीच की डिस्टेंस, और इसकी जो डायरेक्शन होती है माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है। तो इनिशियली पोटेंशियल V नॉट गिवन है, तो V नॉट इक्वल टू K Q, और यहाँ पे इसका क्या है 2 है और ये माइनस 2 है, तो क्या हो गया 4 J कैप डॉट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो R वेक्टर है वो कहाँ पे 100, तो R वेक्टर लिख देंगे 100 I कैप प्लस 100 J कैप। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करने पे अपॉन R क्यूब, तो V नॉट इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो K Q सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे 100 J कैप है, तो 400 आ जाएगा अपॉन R क्यूब। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में बोला गया कि इस प्लस Q को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है और माइनस Q को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उसके बाद पोटेंशियल हो जाता है V। तो V इक्वल टू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा K, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा Q। डाइपोल मोमेंट यहाँ से यहाँ पे इसके अगर हम देखेंगे तो माइनस I कैप, और तो माइनस का 2I कैप और प्लस का 4J कैप डॉट 100 I कैप प्लस 100 J कैप। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे अपॉन R क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं तो V इक्वल टू, अब यहाँ से अगर हम देखें तो V नॉट की वैल्यू क्या K क्यूब 400 अपॉन R क्यूब, और इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा K क्यूब माइनस का 200 प्लस का 400 अपॉन R क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता अपने पास में K क्यूब 200 अपॉन R क्यूब। ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 से हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा V नॉट बाई 2 के इक्वल। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि यंग मॉडुलस Y is expressed in terms of 3 derived quantity namely gravitational constant। तो यहाँ पे यंग मॉडुलस है वो किन की टर्म में गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट। उसको हम इस तरह लिख सकते हैं C की पावर अल्फा, H की पावर बीटा और G की पावर गामा। तो हम इसको, ये यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। तो इसमें हमें पता है कि यंग मॉडुलस की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है m1 L-1 T-2, ठीक है। और जो स्पीड ऑफ लाइट का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला वो हमें पता है L-T-1 की पावर अल्फा, और फिर प्लैंक कांस्टेंट का क्या होता है m1 L2 T-1 की पावर बीटा, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है m-1 L की पावर 3 T-2 की पावर गामा। अब इन दोनों तरफ डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे m की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे हम क्या लगेंगे 1, और यहाँ पे m की पावर
0 है, इधर क्या हो गई बीटा और इधर क्या हो गई गामा, तो बीटा माइनस गामा, ये एक इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो L की पावर क्या है -1 इक्वल टू, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो T की पावर क्या है, L की पावर है अल्फा, यहाँ पे 2 बीटा और फिर वहाँ पे 3 गामा। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन अपने पास में। और उसके बाद में थर्ड इक्वेशन देखेंगे तो थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास में, t इक्वल टू है यहाँ पे -2, फिर इधर हम देखेंगे तो माइनस अल्फा माइनस बीटा और -2 गामा। तो इन तीनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास में आ जाता है अल्फा इक्वल टू 7, अल्फा इक्वल टू क्या आ जाता है 7, और अब इनको सॉल्व करते हैं तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, तो अब 7 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 7 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आएगा माइनस का 8 और फिर ये बीटा माइनस गामा इक्वल टू क्या है 1, तो ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं और पुट करने पे अपने पास आंसर आ जाएगा, जो आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है तो इधर ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा गामा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू, ऑप्शन में हम देख सकते हैं क्या दे रखा है -1। तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए पार्टिकल of mass m is moving in the xy plane such that its velocity at a point, तो velocity इस तरह गिवन है v वेक्टर इक्वल टू अल्फा y x कैप प्लस 2x y कैप। तो इस तरह वेलोसिटी गिवन है वेयर अल्फा इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, व्हाट इज द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है dv/dt। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो अल्फा इंटू dy/dt, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है तो यहाँ से सीधा मल्टीपल में आ जाएगा इंटू एक्स कैप प्लस, अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dx/dt इंटू वाई कैप। तो ये आ गया अपने पास में। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि dy/dt इक्वल टू होता है vy, तो vy की यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी अल्फा 2x हो जाएगी, तो यहाँ से हम इसको पुट कर देंगे अल्फा इंटू 2x, और जो dx/dt है वो किसके इक्वल होता है vx के, तो जो x का मल्टीपल x आई कैप का जो मल्टीपल होता है वो क्या हो जाएगा अल्फा y। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, तो वैल्यू पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फा इंटू अल्फा 2x x कैप प्लस 2 अल्फा y y कैप। तो यहाँ से 2 अल्फा कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर x x कैप प्लस y y कैप, और यहाँ से f इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो आ जाएगा m इंटू 2 अल्फा स्क्वायर x x कैप प्लस y y कैप। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है एन आइडियल गैस इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज n। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी गिवन है, गिवन है n। द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस,
और इंटरनल एनर्जी 1 मोल गैस की क्या गिवन है, UN, and the speed of the sound in the gas is Vn. Speed of sound in gas Vn at a fixed temperature and pressure. तो टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या गिवन है, फिक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन. तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ द साउंड v इक्वल टू फॉर्मूला होता है गामा RT अपॉन m. m होता है मॉलिक्यूलर मास, गामा होता है Cp अपॉन Cv, और हमें पता है Cv इक्वल टू क्या होता है, n डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R बाई 2, और Cp इक्वल टू क्या होता है, Cv प्लस R. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते तो गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, n प्लस 2 अपॉन n, तो 1 प्लस 2 बाई n. तो अब हमें पता है कि जैसे ही अगर हम n को इंक्रीज करते हैं तो n अगर इंक्रीज होता है तो गामा क्या होता है, डिक्रीज होता है, और गामा डिक्रीज होगा तो साउंड वेव भी स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो Vn भी क्या होगा, डिक्रीज. ठीक है. अब दूसरा दे रखा है UN के बारे में डिटेल्स. तो UN अगर हम देखते हैं तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, N CV डेल्टा T. N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से CV, तो CV की वैल्यू पुट कर देंगे तो N R T अपॉन 2. तो अब अगर हम देखें तो N अगर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो इससे हम क्या चेक कर सकते हैं, अपने पास ऑप्शन है जैसे V3 लेस देन V6, तो V3 लेस देन V6 है. तो अब अगर हम देखें तो V6, तो n यहाँ पे बढ़ चुका है, तो n अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, डिक्रीज. तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता. फिर सेकंड ऑप्शन देखते हैं, V5 ग्रेटर देन V3, ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ से हम बोल सकते हैं. और फिर उसके बाद में V5 ग्रेटर देन V7, ये पॉसिबल है. और अगले वाला अगर हम देखें तो V6 लेस देन V7, वो भी पॉसिबल नहीं. तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, C. अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस D. तो ग्लास स्लैब की थिकनेस है वो D गिवन है. अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एज ऑन इन द फिगर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब इंक्रीज लीनियरली फ्रॉम N1 से N2. तो यहाँ से यहाँ तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. और ओवर द हाइट h, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लाइट वेव इमर्जिंग आउट ऑफ द स्लैब. पहला पार्ट है इट विल डिफ्लेक्टेड अप टू एन एंगल tan इनवर्स. तो डिफ्लेक्शन ऑफ रे पूछा है. तो हमें पता है कि जो वेव फ्रंट होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, और वेव फ्रंट क्या होता है कि जो पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं उन पार्टिकल का जो लोकस होता है वो क्या कहलाता है, वेव फ्रंट. तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये पार्टिकल यहाँ तक सेम टाइम पे आएगी रे. अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है क्योंकि N2 ग्रेटर देन N1 है, तो यहाँ से लाइट जल्दी इमर्ज आउट हो जाएगी और यहाँ पे धीरे धीरे. तो जब ये लाइट यहाँ से इमर्ज होगी इतने में ये वाली लाइट थोड़ी हल्की सी आगे चली जाएगी. तो जब ये यहाँ से यहाँ तक रे आएगी इतने में रे यहाँ पर चली गई. तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये मान लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, x. तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा. और जो रे डिफ्लेक्ट होती है तो हमें पता है कि जो रे होती है वो क्या होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है. तो हम अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये थीटा है, तो ये क्या हो गया 90.
और ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। तो हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से रे पहले सीधी जा रही थी और फिर इस थीटा डायरेक्शन में क्या हो गई डिफ्लेक्ट हो गई, तो डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है x अपॉन h। अब x अपॉन h कैसे निकालेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है d अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ठीक है। तो अब ऊपर वाले मीडियम में देखें तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा d अपॉन c इंटू n2 इक्वल टू, अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी इसके इक्वल है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर हम लिखते हैं तो टाइम क्या आ जाएगा d अपॉन c इंटू n1 प्लस x अपॉन c, क्योंकि एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है x अपॉन c होती है। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो c से c कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया n2 माइनस n1 इंटू डी। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं अपने पास में टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा n2 माइनस n1 इंटू डी अपॉन h। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स n2 माइनस n1 डी अपॉन h। तो इससे अगर हम देखें तो बी ऑप्शन आ गया अपना, और सी ऑप्शन क्या इट विल नॉट डिफ्लेक्ट, तो ये गलत हो गया। और डी ऑप्शन द डिफ्लेक्शन एंगल डिपेंड ओनली ऑन n2 माइनस n1 नॉट ऑन द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ n1 और n2, तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है देख लो n2 माइनस n1, तो अपना आंसर हो जाएगा बी और डी। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक एनुलर डिस्क ऑफ मास m in a radius a outer radius b is placed on the horizontal surface with coefficient of friction mu. At some time an impulse j naught is applied at height above the center of h as shown in the figure. If h equal to hm, then the disk roll without slipping along the x-axis. Which of the following statement is correct? तो देखो बच्चों, अब ये डिस्क क्या कर रही है, रोलिंग कर रही है विदाउट स्लीपिंग। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखते तो इसमें यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, पर जैसे हम इम्पल्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम टाइम के लिए, और फ्रिक्शन क्या नॉन इम्पल्सिव फोर्स है तो उसका इम्पल्स नहीं आएगा बहुत स्मॉल टाइम के लिए। तो हम सिंपली इसका अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखें तो इसकी तरफ ये डिस्क है और इधर जे नॉट लग रहा है, तो एक तो क्या हो जाएगा इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो m इंटू वी। और दूसरा इसके सेंटर के अबाउट अगर हम देखें तो एंगुलर इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है r क्रॉस j। तो r क्रॉस j देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो अंदर की तरफ आ रहा है, तो वो कितना हो जाएगा j नॉट इंटू h इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई इक्वल टू आई सी एम इंटू ओमेगा। तो एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई, और थर्ड इक्वेशन क्या है कि ये प्योर रोलिंग कर रहा है। तो प्योर रोलिंग कर रहा है इसका मतलब क्या होता है ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। तो हमें एच एम निकालना है, तो एच इक्वल टू क्या करते हैं एच एम। तो हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा जे नॉट एच एम इक्वल टू, अब यहाँ पे वी ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर पुट कर देते हैं और वी की वैल्यू जे अपॉन एम पुट कर देते हैं, आई सी एम इंटू वी की वैल्यू जे बाई एम, ठीक है। और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू v बाई आर, तो v की वैल्यू हमने पुट कर दी अपॉन r,
तो ये आ गया। अब जे से जे नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच एम इक्वल टू आई सी एम अपॉन एम आर। अब इसको हम अगर ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, अगर ए फर्स्ट ऑप्शन है, ए टेंस टू जीरो, अगर हम ए को जीरो कर देंगे तो ये डिस्क की तरह बिहेव करेगा, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट डिस्क की तरह बिहेव करेगा। तो आई सी एम क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 और एम आर से आर कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, आर बाई 2, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा, बी बाई 2। तो अपना पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, म्यू इक्वल टू 0 है, और वापस वो ए टेंस टू क्या है, बी। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिंग की तरह बिहेव करेगा। तो रिंग की तरह बिहेव करेगा तो एच एम इक्वल टू, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर, एम से एम कैंसिल आउट, आर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। तो इसलिए अपना सेकंड ऑप्शन भी सही है। अब थर्ड ऑप्शन क्या, फॉर एच इक्वल टू एच एम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस ए। तो अब जो थर्ड ऑप्शन है सी, तो उसमें हमें पता है एच एम दिया हुआ है, ठीक है, एच इक्वल टू क्या गिवन है, एच एम। तो उस केस में जो फ्रिक्शन होता है वो जीरो हो जाता है। फ्रिक्शन जीरो हो जाता है तो हम सीधा लिख सकते हैं फ्रिक्शन जीरो, तो जे नॉट इक्वल टू एम इंटू वी। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, तो जे नॉट अपॉन एम आर, तो ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पे किस पे, म्यू पे डिपेंड नहीं कर, रेडियस ए पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि ए कुछ भी हो ये आंसर हमेशा अपने पास आएगा। और जो डी ऑप्शन है, तो बच्चों इसका जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया गया है कि जो म्यू है वो भी जीरो है और एच को भी जीरो किया गया, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स अप्लाई होते हैं, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो टॉर्क जीरो होते हैं, अल्फा क्या हो गया, जीरो, बट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या आ रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा तो बॉडी क्या करेगा, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। तो इसका आंसर डी भी होगा। तो अपने सारे ऑप्शन हो जाएंगे ए बी सी और डी। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ an electromagnetic wave propagating in a dielectric medium is given by E vector equal to 30 to x cap plus y cap sin 2 pi 5 into 10 to the power 14 t minus 10 to power 7 upon 3 z. Which of the following option is are correct? The speed of light given है c equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो बी एक्स पूछा है। तो हमें पता है कि बी इक्वल टू होता है ए बाई वी, क्योंकि यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम दिया हुआ है, तो मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी। तो हम सबसे पहले हम वी फाइंड आउट करते हैं। तो वी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एफ लैम्डा। तो हम यहाँ से इक्वेशन से कंपेयर करते, तो इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू हमें पता वेव की इक्वेशन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या हम इसको कंपेयर इससे भी कर सकते हैं, ए साइन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू एक्स। तो
इससे कंपेयर करेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/10⁻⁷ और f इक्वल टू क्या आ जाएगा 5×10⁻14। तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा f लैम्बडा। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 3 × 5 × 10⁻⁷। तो ये आ गया अपने पास 1.5 × 10⁻8। तो ये आ गया अपने पास में। अब इसमें पूछा b के बारे में, तो b की यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं पहले तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे 30 x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, तो 30√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.5 × 10⁸। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 22√5 × 10⁻⁷। ये तो अपने पास में आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हमें पता है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है वी वेक्टर। अब अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरा अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट का रूल पता है, अगर हम इसको इस तरह शिफ्ट करें तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा वी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये ओनली डायरेक्शन के लिए है, तो यहाँ से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ से डायरेक्शन निकालते हैं, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में के कैप में जा रही है, तो के कैप क्रॉस एक्स कैप को हम आई कैप ले लेते हैं 2i कैप प्लस जे कैप। तो इसको सॉल्व करेंगे तो के क्रॉस आई क्या होता है जे, तो 2j प्लस के क्रॉस जे क्या होता है माइनस का होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का आई कैप। तो ये डायरेक्शन आ गई। बट हमेशा हमें जब भी मल्टीप्लाई करना होता तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इसके अलोंग क्या हो जाएगा माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप अपॉन √5। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 माइनस का आई कैप प्लस 4j कैप इंटू 10⁻7 -7। और हमें पता है कि फेज क्या रहता है सेम रहता है, और फेज सेम रहता है तो यही सेम टर्म आ जाएगी। तो इसका अगर हम ए ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन से बी एक्स वाला, तो एक्स कॉम्पोनेंट इससे मैच हो रहा है, और फेज सेम रखना तो सेम भी रख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन 2π 5 × 10⁻14 t माइनस 10⁻7 अपॉन 3z। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है अपना ए वाला मैच हो रहा है, बी वाले में यहाँ पे क्या रखा है 4 और उसमें कितना दे रखा है 2, तो अपना ऑप्शन सही नहीं होगा। अब सी ऑप्शन में क्या दे रखा है द वेव इज पोलराइज इन XY प्लेन विद पोलराइजेशन एंगल 30 डिग्री। अब वेव अगर जेड डायरेक्शन में जा रही है इसका मतलब वो जेड प्लेन तो आएगा या जेड एक्सिस, तो ये वाला ऑप्शन अपने करेक्ट नहीं है। अब इसके बाद में डी ऑप्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और v में क्या रिलेशन होता है n = c/v, तो 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 × 10⁸। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी आ जाएगी 2, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा डी भी हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है कि ए थिन सर्कुलर कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम एंड रेडियस 4/3 सेंटीमीटर इनिशियल इन हॉरिजॉन्टल XY प्लेन। यहाँ पे XY प्लेन ड्रॉ कर रखा है। द कॉइन इज टॉस्ड वर्टिकली अप बाय अप्लाइंग ए इम्पल्स ऑफ रूट, तो यहाँ पे हम इम्पल्स जो अप्लाई कर रहे हैं
P इक्वल टू गिवन है रूट पाई बाई 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 2 न्यूटन सेकेंड at a distance 2/3 from the center. The coin spin about its diameter move along z direction, ऊपर की तरफ मूव करता है. By the time coin reach back to initial position, it complete n rotation the value of n. तो जैसे ऊपर की डायरेक्शन को z लिया, ये एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि जैसे ये कॉइन है, अगर हम इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये ऊपर गया और साथ में इसे रोटेट करते हुए फिर वापस नीचे आया. तो जब यहाँ तक आ जाएगा तो ये कितने रोटेशन कंप्लीट करेगा. तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन सिचुएशन दे रखी है. तो अब यहाँ पे जैसे फोर्स लग रहा है इम्पल्स की वैल्यू दे रखी है रूट पाई बाई 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 2 न्यूटन पर सेकेंड. अब जैसे हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, इम्पल्स लगाएंगे, तो ये ऊपर v वेलोसिटी से जाएगा. अगर सेंटर पे लगाते तो ये रोटेट नहीं करता. अब इस साइड में लगा रहे तो ये रोटेट करते हुए ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा. तो अब इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब हमें पता और कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इम्पल्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब ये ऊपर u से जाएगा. अब u से ऊपर जा रहा है तो u से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके फिर वापस नीचे आएगा. तो नीचे आने में टाइम कितना लगता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, टाइम इक्वल टू 2u अपॉन g. तो यहाँ से u इक्वल टू आ जाएगा इम्पल्स अपॉन m. तो अपने पास टाइम आ गया. अब इस टाइम में अगर हम देखें तो एंगुलर वेलोसिटी जैसे ओमेगा है, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एंगुलर इम्पल्स डेल्टा l या i वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? ICM इंटू ओमेगा. ठीक है, तो ये एंगुलर इम्पल्स हो गया. अब एंगुलर इम्पल्स कैसे निकालेंगे? एंगुलर इम्पल्स और इम्पल्स में क्या रिलेशन होता है? r क्रॉस j वेक्टर. अब यहाँ से अगर हम सेंटर से डिस्टेंस देंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मान रखी हमने? x. बाद में लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे. तो अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. तब यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा? j इंटू एक्स. अब ये है डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? m r स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा. तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा. अब ओमेगा आ जाएगा तो एंगुलर ओमेगा कांस्टेंट है क्योंकि और कोई टॉर्क लग नहीं रहा है. टॉर्क हमेशा सेंटर से mg पास होगा. तो ओमेगा कांस्टेंट है तो थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. और नंबर ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 2 पाई. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे सारी. तो अब टी हमें पता है, टी की वैल्यू आ जाएगी 2u अपॉन जी और थीटा. तो थीटा अपॉन 2 पाई फाइंड आउट करना है तो n. तो यहाँ से ओमेगा निकालते तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4jx अपॉन m r स्क्वायर. तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं. सारी वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा तो 4jx अपॉन ये 2 पाई m r स्क्वायर इंटू टी. टी की वैल्यू 2u अपॉन जी और u की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे तो 2jmg. अब हमें पता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा. तो यहाँ से आ जाएगा 2 से 2 गया 4j स्क्वायर x अपॉन m स्क्वायर r स्क्वायर जी. अब यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें सारी, r की वैल्यू 4/3, x की वैल्यू 2/3 और g की वैल्यू 10. तो सारी वैल्यू पुट कर देते 4 इंटू जे स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? π/2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 4. इसका स्क्वायर कर देंगे. x ये सेंटीमीटर में दे रखा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 इंटू 10 टू की पावर माइनस 2.
अपॉन, अब एम स्क्वायर तो एम कितना 5 ग्राम दे रखा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू ग्राम है तो 10⁻⁶। आर स्क्वायर तो आर 4/3 दे रखा, तो 4 की वैल्यू 16/9 इंटू 10⁻⁴, और जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10⁻⁴ से 10⁻⁴ चला गया, और अब यहाँ पे 10⁻⁻2 से ये 10⁻⁴ आ जाएगा। 4 से ये 2 से 2 गया, ये 4 से 4, तो 4 इंटू 25 कितना होता है 100 हो जाएगा। 100 से ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻2 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में, और पाई से ये पाई भी मिस हो गया था, पाई से पाई कैंसिल आउट, और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास ऊपर बच जाएगा 3, तो ये 3 से ये भी 3, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 3, और ये 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा तो 100/10, तो यहाँ से आ जाएगा 30। तो ये अपना आंसर हो गया। तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो इस तरह है कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप है। तो एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। It's being moved away from the thin long conducting wire along the direction। अब जैसे इस तरफ वेलोसिटी v से हम इसको मूव कर रहे हैं, और जो इसकी डायरेक्शन गिवन है √3/2 x कैप प्लस 1/2 y कैप with a constant velocity v। The wire is carrying a steady current, ये वायर है, इसमें स्टडी करंट गिवन है 10 एम्पियर इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। ए करंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर फ्लो थ्रू द लूप व्हेन इट इज अ डिस्टेंस d। तो यहाँ से जब d इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है तो इसमें करंट इंड्यूस होती है, तो I इंड्यूस इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज, और इसका रेजिस्टेंस गिवन है R इक्वल टू 0.1 ओम, देन वैल्यू ऑफ V इज इन मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे ये लूप मूव करेगा, तो अब हमें पता है कि किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है μ0 I/2πr। तो ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जैसे जैसे R चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा चेंज होगा। तो अब अगर हम इस लूप को देखें, लूप के पास एक तो वायर के पैरेलल वेलोसिटी है और एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। अब अगर हम इसको देखें तो ये वाली जो x कंपोनेंट है वो इसके पैरेलल है, तो इसकी वजह से फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि किसी भी लूप में करंट कब प्रोड्यूस होती है जब उससे फ्लक्स चेंज होता है। अब फ्लक्स किस वेलोसिटी की वजह से चेंज होगा, जब ये लूप इस वायर से दूर जाएगा, तो वो कौन से कंपोनेंट की वजह से हो रहा है y कंपोनेंट की वजह से। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं v इक्वल टू v इंटू √3/2 x कैप प्लस 1/2 y कैप, यानी इस v/2 की वजह से इसमें जो भी चेंजेज होगा फ्लक्स में वो चेंज होगा। अब अगर हम देखें तो उस इंस्टेंट पे इस पूरे वायर पे यहाँ से डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा कांस्टेंट। और जब एक मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इनटू द प्लेन है और एक वायर है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसके अक्रॉस जो EMF इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है BVL। हमने EMI वाले चैप्टर में इसको स्टडी किया था। तो अब हम इसको दो नाम देते थे AB और CD। तो
इन दो वायर के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा, बट ये वायर इसके पास में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो इससे ज़्यादा होगा। अब इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो इस वायर की वजह से ऊपर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है और नीचे इनटू द प्लेन है। तो राइट हैंड थंब रूल से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। थंब करंट की डायरेक्शन में रखो तो फिंगर किधर आ रही, बाहर की तरफ आ रही है, तो आउट ऑफ द प्लेन हो गया। अब ये जो लूप है इधर जा रहा है, तो इस ए बी के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ई ए बी इक्वल टू, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऊपर की तरह तो v क्रॉस b, तो बाहर की तरफ इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर नेगेटिव, तो इसमें ई ए बी इक्वल टू हो जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव रहेगा और इसमें भी इस तरफ पॉजिटिव, तो ई ए बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट b की वैल्यू i अपॉन, यहाँ से डिस्टेंस कितनी r, d के बराबर है तो 2 पाई d, ये आ गया। और फॉर्मूले में v, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी, अगर थीटा होता तो हम BVL साइन थीटा पुट कर दे, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा, vy, तो vy की वैल्यू कितनी है, v/2, तो यहाँ से v/2 इंटू l, ये वाली लेंथ, ठीक है, तो l की हम वैल्यू जो पुट करेंगे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पुट करेंगे। अब तो ये अपने पास में EAB आ गया, और अब हम देखें ECD, तो ECD निकालेंगे, तो ECD की वैल्यू यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी D+4, तो D+4 इंटू v/2 इंटू l, तो अपने पास में EAB भी आ गया और ECD भी आ गया। अब इसको अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें तो कर सकते हैं, और इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट की और d की वैल्यू, अब जैसे इसमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो हम वैल्यू पुट करते हैं तो EAB निकालेंगे, तो EAB आ जाएगा अपने पास में, म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर देते 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 इंटू L, 2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 4 पाई इंटू d की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻2, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको 10⁻⁻10⁻⁻2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास में 1/2 इंटू 10⁻⁻6, और इसी तरह सॉल्व करेंगे तो ECD आ जाएगा, क्योंकि D4+4 पुट करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 1/4 इंटू 10⁻⁻6। अब साथ में इसमें क्या आ रहा है, v आ रहा है, तो यहाँ पे साथ में v और इसमें भी v आ जाएगा। तो अपने पास में दोनों EMF आ गए AB और CD, और इस लूप का हमें पता है कि रेजिस्टेंस 0.1 है और करंट कितनी दे रखी 10 माइक्रो एम्पियर। तो ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, ये हो गया, और इसमें करंट इस तरफ फ्लो होगी, और करंट अगर इस तरफ फ्लो होगी तो यहाँ से इसकी वैल्यू ECD है और ये EAB है, तो करंट I इक्वल टू EAB माइनस ECD अपॉन R, तो यहाँ से, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 10 माइक्रो एम्पियर, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V अपॉन R, R की वैल्यू आ जाएगी 0.1, तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल आउट, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास V इक्वल टू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, और ये अपना आंसर है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L
एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ गिवन है L इक्वल टू 1 मीटर और मास गिवन है 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 5 kg अंडर द टेंशन T। टेंशन उसमें गिवन है T। When the string vibrate, two successive harmonic are found to occur frequency। दो हार्मोनिक दे रखे 750 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज सक्सेसिव है। देन वैल्यू ऑफ टेंशन T इन न्यूटन इज। तो देखो कोई भी स्ट्रिंग अगर दोनों एंड पे फिक्स हो तो उसमें जो सक्सेसिव हार्मोनिक का अगर जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें पता है कि मान लेते कि nth हार्मोनिक में है तो n इंटू रूट T अपॉन म्यू अपॉन 12। तो सक्सेसिव है तो ये n वाली होगी तो ये इसके 750 के इक्वल हो जाएगी और इसके नेक्स्ट n प्लस 1 तो n प्लस 1 12 रूट T अपॉन म्यू इक्वल टू 1000। अब हमें पता है कि टेंशन फाइंड आउट करने तो हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते 1 और 2 को। तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 12 रूट T अपॉन म्यू इक्वल टू 250। तो ये अपने पास आ गया। अब ये सब्ट्रैक्ट करने में अपने पास में 250 आ गया। अब म्यू की वैल्यू देखें तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, m अपॉन एल। एल की वैल्यू यहाँ पे 1 गिवन है तो हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 रूट T अपॉन म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 5 आ जाएगी। तो 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 5 इक्वल टू 250। अब यहाँ से T इक्वल टू ये 500 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 टू की पावर 4 इंटू 2 इंटू 10 टू की पावर माइनस 5। तो T इक्वल टू आ जाएगा 5 न्यूटन। तो ये अपना आंसर हो गया। तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें दे रखा है कि एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज केप्ट इन ए कंटेनर हैविंग ए वेटलेस पिस्टन विथ ए होल। तो यहाँ पे अपने पास में एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें एक ऐसे पिस्टन रखा हुआ है, इसमें ऐसे लिक्विड भरा हुआ है और पिस्टन के बीच में एक होल है, ठीक है। और कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस 0.1 मीटर इज डिप्ड वर्टिकली इनटू द लिक्विड थ्रू द राइट पिस्टन होल, एयर टाइट पिस्टन होल। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से ऐसे कैपिलरी ट्यूब इसमें इंसर्ट कर रखी है और ये एयर टाइट है, यानी कि यहाँ से एयर का लीकेज पॉसिबल नहीं, एज शोन इन द फिगर, जैसे इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे एयर है और यहाँ पे भी एयर है और इधर लिक्विड है और ये लिक्विड में डिप्ड है। तो हमें पता है कि जैसे हम कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डिप्ट करते हैं तो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड क्या होता है, ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है और उसकी जो हाइट है हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब इसको हम आइसोथर्मली कंप्रेस करते हैं, पिस्टन को नीचे ले जाके इसको कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है 100 अपॉन 101 V0, यानी कि जो इनिशियली वॉल्यूम था उसका कम हो जाता है, कंसिडरिंग एयर एज ए आइडियल गैस। जो हाइट इन द कॉलम है ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, अबव द लिक्विड लेवल। अब इसमें जो अपने पास में इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें गिवन है सरफेस टेंशन इक्वल टू 0.075। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है। और सेकंड है प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू गिवन है 10 टू की पावर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू 10 है और डेंसिटी दे रखी है
रो गिवन है 10⁻³ kg/m³, यानी कि सारी चीज़ें किस में दे रखी है, SI यूनिट में। और कांटेक्ट एंगल थीटा गिवन है 0। तो अब हमें पता है कि सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो इधर वाली एयर को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और लिक्विड में सेम लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, सेम। तब जैसे हम प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर कितने से इंक्रीज हो जाता है, पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर था P0, तो हम लगा देते आइसोथर्मल, इसमें क्या बोला गया, आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 10⁵ इंटू V0 इक्वल टू P इंटू 100/101 V0। V0 से V0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से P इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.01 इंटू 10⁵। तो ये होगा। अब हमें पता है कि जैसे हम यहाँ पे कैपिलरी में देखते हैं इस तरह है, और इसमें कांटेक्ट एंगल 0 तो ऊपर है, तो यहाँ पे प्रेशर अगर P है और इसके जस्ट नीचे P1 है, तो P माइनस P1, क्योंकि जिस तरफ कर्वेचर होती है उधर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसके इक्वल हो जाता है 2T/R के इक्वल हो जाता है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और प्रेशर इंक्रीज होता है तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P डेल्टा P इक्वल टू ρgh। और इस लेवल पे आ जाएंगे तो अब यहाँ से हम इक्वेशन लगाते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। यहाँ पे प्रेशर कितना है P0, तो P0 की वैल्यू है P0, और जैसे हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो -2T/R, -2T/R आ गया। फिर जैसे हम नीचे लेके जाएंगे तो ρg, और ये हाइट h, तो प्रेशर बढ़ेगा ρgh, और यहाँ का प्रेशर कितना है अभी हमने फाइंड आउट किया, तो यहाँ का प्रेशर जैसे हम कंप्रेस करेंगे कितना हो जाएगा P। अब ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को क्या फाइंड आउट करनी है, h इक्वल टू P माइनस P0 प्लस 2T/R। तो ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, और h को यहाँ से जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर पे, तो सेंटीमीटर में बाद में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 10⁵, ये 1.01, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.01 10⁵ माइनस 10⁵ प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू 0.075 अपॉन 0.1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो mm में गिवन था r की वैल्यू यहाँ से हम देख सकते हैं 0.1 mm ही है। ठीक है, और ये 0.075, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 75, 750, 1500। तो h इक्वल टू आ जाएगा, ρgh भी आएगा ना, तो रो की वैल्यू पुट कर देते हैं, h इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा ये 1500 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 10, तो 0.25 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। अपना यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, इन ए रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस द एक्टिविटी इज डिफाइंड एज A इक्वल टू dN/dt, where Nt is the number of radioactive nuclei at a time. N radioactive nuclei
एट टी टाइम। टू रेडियो एक्टिव सोर्स S1 एंड S2, दो सोर्स है S1 और S2, ए सेम एक्टिविटी है T इक्वल टू 0। दोनों की एक्टिविटी दोनों की मान लेते सेम है, A नोट और A नोट। लेटर टाइम द एक्टिविटी ऑफ S1 एंड S2 आर A1 and A2 respectively when S1 and S2 just completed their third half life and fourth half life। तो इसकी थर्ड हाफ लाइफ और इसकी 7 हाफ लाइफ के बाद इसकी एक्टिविटी हो जाती है A1 और इसकी एक्टिविटी हो जाती है A2। तो हमें पता है कि जो रेडियो एक्टिव सैंपल होता है उसमें n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है अपने पास में। अब इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो आफ्टर टी हाफ अगर हम देखें तो आफ्टर टी हाफ एक्टिव न्यूक्लियर कितने हो जाते हैं, n नॉट बाई 2 हो जाते हैं 1 टी हाफ, यानी फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद में, और n हाफ लाइफ के बाद में कितने हो जाते हैं एक्टिव न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियर हो जाते हैं n नॉट अपॉन 2 की पावर n। और इनिशियल एक्टिविटी क्या है, सेम है, और इसी तरह हमें एक्टिविटी भी हम लिख सकते हैं। तो A अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, n नॉट इंटू लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा टी, और इनिशियल एक्टिविटी क्या है, सेम है, तो इनिशियल एक्टिविटी सेम है तो इसको a नॉट और ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। तो n हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी भी क्या हो जाती है, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, a नॉट अपॉन 2 की पावर n। तो इसके लिए कितनी हाफ लाइफ और ये 3, तो a नॉट अपॉन 2 की पावर 3, और A2 के लिए कितनी हाफ लाइफ हो जाती है 7, तो a नॉट अपॉन 2 की पावर 7। अगर हम ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 3, तो आंसर अपने पास आ जाएगा 16। तो ये आंसर हो गया। तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो थर्मोडायनेमिक्स से है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज 2 डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस। तो 2 डिफरेंट साइक्लिक प्रोसेस गिवन है अपने पास में। ठीक है, तो एक साइक्लिक प्रोसेस 1 में इस तरह दिया हुआ है, P नॉट 4P नॉट और 2P नॉट, यहाँ पे V नॉट 2V नॉट और 4V नॉट। और जो सेकंड प्रोसेस दिया हुआ है उसमें गिवन है PV इस तरह, ये 4P नॉट और यहाँ पे गिवन है V नॉट 2V नॉट और 2P नॉट और P नॉट। और इसमें मेंशन है कि ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और इनको नाम गिवन है ABCD, ABCD, और इसमें गिवन है A डैश, B डैश, C डैश और D डैश। द टोटल वर्क डन इन साइकिल 1, इसमें टोटल वर्क डन है W1 और इसमें टोटल वर्क डन है W2। तो इन दोनों का रेशियो बताना है W1 अपॉन W2 का।
तो अगर हम देखें तो यहाँ से ये कौन सा प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में W इक्वल टू क्या होता है, P डेल्टा V होता है। और इसमें भी जैसे हम देखें तो ये भी आइसोबारिक प्रोसेस, ये आइसोथर्मल और आइसोकोरिक, और इसमें ये क्या आइसोकोरिक और ये भी आइसोबारिक है, और ये आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल में ये आइसोबारिक में हो गया। तो आइसोबारिक में वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, और आइसोथर्मल में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आइसोथर्मल में वर्क डन इक्वल टू होता है W इक्वल टू PV ln V2 बाई V1। तो अपने ये फॉर्मूला होता है PV ln V2 बाई V1। तो अब हम सबसे पहले इसमें टोटल वर्क डन निकालते हैं, W1 इक्वल टू, तो यहाँ पे 4P0, ये 2V0 माइनस V0, तो कितना हो गया V0 प्लस, अब यहाँ से अगर हम 4P0 इंटू 2 तो 8P0 V0 PV, तो यहाँ पे P और ये V। अब यहाँ से यहाँ तक 2V0 से 4V0 होता तो ln 4V0 अपॉन 2V0। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 2P0 इंटू 3V0। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, W1 इक्वल टू 8P0 V0 ln 2 माइनस 2P0 V0। और W2 अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो W2 में अगर हम देखें तो ये पहला आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो 4P0 V0 ln, यहाँ से यहाँ तक कितने पे जा रहा है 2V0, तो 2V0 अपॉन V0। और इसमें आइसोबारिक प्रोसेस है, माइनस कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव होगा P0 V0। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं W1 अपॉन W2, तो यहाँ से कितना आ जाता है 2। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, S1 and S2 are two identical sound source of frequency 656 Hz. The source S1 is located at O and S2 move anti-clockwise with uniform speed 4√2। तो इस तरह गिवन है, ठीक है। S1 यहीं पे लोकेटेड है और S2 क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो S1 O पे लोकेटेड है और S2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4√2 मीटर पर सेकंड स्पीड से रोटेट कर रहा है। On a circular path around O as shown in the figure, there are 3 points P, Q और R। 3 पॉइंट है, such that P and R diametrically opposite while Q is equidistant from them A. Sound detector is placed at point P. The source S1 can move along direction OP. तो S1 इसके along मूव कर सकता है। The speed of the sound C given है 324 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे when only S2 is emitting sound it is at Q। तो S2 emit कर रहा है और ये Q पे है, S2 यहाँ पे है, ठीक है। The frequency of the sound measured by the detector in hertz is। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या होगा, सोर्स मूव कर रहा है, तो हमें पता है कि जब ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो और ये सोर्स है, ठीक है, और ये दोनों की लाइन ऑफ जॉइनिंग है और इस तरफ इसकी वेलोसिटी v है, इधर कंपोनेंट क्या है v
cos थीटा, तो फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर हो जाती है f इक्वल टू एफ नॉट, ये हो जाती है फ्रिक्वेंसी इमिटेड बाय सोर्स c अपॉन c प्लस वी cos थीटा। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे तो ये एंगल R हो गया, ये R हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया 45। तो ये अपने पास में एंगल 45 है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 4√2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा 45 है, तो 4√2 इंटू कॉस 45, तो 4 हो जाएगा। अब अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व इक्वल टू, फ्रिक्वेंसी कितनी गिवन है 656 हर्ट्ज, तो फ्रिक्वेंसी गिवन है 656 हर्ट्ज, तो आ जाएगा 656 324 प्लस 324 प्लस v cos थीटा, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 656 अपॉन 328 इंटू 324, ये इससे 2 टाइम्स, तो 648 हर्ट्ज। ठीक है। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है 15। तो उसमें क्या बोला गया है कि सेम वही सिचुएशन है जैसे यहाँ पे है, एक सोर्स है जो मूव कर रहा है, P यहाँ पे है, O यहाँ पे है और ये S1 है और ये S2 है। जब S2 कहाँ पे है R पे, ठीक है, और S1 अप्रोच द डिटेक्टर विद द स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसकी तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अगर हम जब यहाँ पे S2 है तो इस तरफ देखें तो S2 की वेलोसिटी इस तरफ है, तो इसके बाद दो फ्रिक्वेंसी आएगी, एक तो S1 सोर्स से और एक S2 से। तो जो S1 सोर्स से फ्रिक्वेंसी आ रही है उसको नाम दे देते हैं F1, और जो S2 सोर्स से फ्रिक्वेंसी आ रही है उसको नाम दे देते हैं F2। तो अगर हम देखें F2, तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसकी जो सोर्स की फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है 656, तो 656 इंटू 324 अपॉन 324 माइनस v cos 90, क्योंकि एंगल कितना है 90 है, तो 4√2 cos 90, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो अपने पास में F2 इक्वल टू आ जाता है 656 ही आ जाता है। और जो F1 है इसमें सोर्स इसकी तरफ मूव कर रहा है तो एंगल क्या हो गया 0, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो 656 324 अपॉन 324 माइनस 4, तो इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास आ जाता है 664.2। तो बीट फ्रिक्वेंसी क्या आ जाती है F1 माइनस F2, तो 664.2 माइनस 656 8.2 हर्ट्ज। तो ये अपना आंसर हो गया। अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें दिया गया है कि एक सिलेंड्रिकल फर्नेस है जिसकी हाइट है h और इसकी डायमीटर है कैपिटल D, बहुत 1 मीटर, तो डायमीटर भी 1 मीटर है, तो h इक्वल टू D इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है। इट इज मेंटेन एट ए टेम्परेचर 360 केल्विन, तो यहाँ का इसका जो टेम्परेचर है T वो 360 केल्विन है, और द एयर गेट हीटेड इनसाइड द फर्नेस एट कांस्टेंट प्रेशर PA, तो यहाँ का प्रेशर जो है PA है, एंड द टेम्परेचर बिकम T इक्वल टू 360, द हॉट एयर विद डेंसिटी रो, यहाँ पे जो डेंसिटी है वो है रो। राइज अप द वर्टिकल चिमनी ऑफ डायमीटर D, और D इक्वल टू गिवन है 0.1 मीटर, एंड हाइट h इक्वल टू गिवन है 9 मीटर,
above the furnace and exit the chimney. As a result, atmospheric pressure density, तो रो ए 1.2 kg पर मीटर क्यूब और टी ए 300 केल्विन और पी ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Assume air an ideal gas. Neglect the variation in rho and T inside the chimney and furnace. Also ignore the viscous effect. और G equal to phi equal to 3.14 और G equal to 10. तो इसमें ये पूरी सिचुएशन दी गई है कि यहाँ से कोल्ड एयर आती है, यहाँ पे हॉट एयर आती है, जिसकी वजह से डेंसिटी कम होती है और ये ऊपर की तरफ फ्लो करती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द एयर फ्लो टू बी द स्ट्रीम लाइन द स्टडी मास फ्लो रेट ऑफ द एयर एग्जिस्टिंग द चिमनी इन ग्राम. तो यहाँ से जो मास निकलेगा उसकी क्या वैल्यू होगी. तो हमें पता है कि एक तो यहाँ बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यहाँ पे प्रेशर के साथ वेरिएशन होगा, तो यहाँ पे हम प्रेशर P लिख देते हैं. अब विस्कस इफेक्ट को नेग्लेक्ट मानना है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर हम स्ट्रीम लाइन फ्लो यहाँ से माने तो यहाँ से वेलोसिटी v से इंसर्ट करेगा. तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम क्या लगा सकते हैं, बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं. तो बर्नौली इक्वेशन से आएगा ये. तो अब P, तो हम सबसे पहले यहाँ का प्रेशर निकाल लेते, तो यहाँ का प्रेशर PA है, तो यहाँ से क्या जाएगा PA माइनस, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो स्टैटिक प्रेशर एज्यूम करना है, तो रो A G और ये हाइट H प्लस H हो जाएगी. और इस पॉइंट पे हमें प्रेशर क्वेश्चंस में दिया हुआ है PA है, तो इस पॉइंट पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी V है, तो इन दो पॉइंट के बीच में हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं. और जो डायमीटर है D, वो क्या है, इससे 10 टाइम्स है, तो इसका जो एरिया होगा वो 100 टाइम्स होगा. और V स्क्वायर में जैसे एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2. तो यहाँ पे जैसे मान लेते U वेलोसिटी से जा रही इधर V, तो जो U होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा V, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो इस पॉइंट पे अगर हम बर्नौली इक्वेशन लगाएं तो यहाँ पे वेलोसिटी V दे रखी है, तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर. और अब यहाँ पे हम देखें तो इसको हम रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो क्या होगा प्लस रो G और H. अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा प्रेशर PA. अब सबसे पहले हमें ये डेंसिटी फाइंड आउट करनी, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे PA और यहाँ पे भी PA और टेम्परेचर यहाँ पे TA 300 केल्विन और यहाँ पे 360 केल्विन, तो डेंसिटी निकाल लेते हैं. तो PV इक्वल टू nRT, ये हमें पता है. n को क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M RT. तो यहाँ से आ जाएगा P इक्वल टू रो RT अपॉन M. ठीक है. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है और डेंसिटी में प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1.2 इंटू 300 इक्वल टू रो इंटू 360. तो रो इक्वल टू आ जाएगा 1 kg पर मीटर क्यूब. तो अपने पास सारी वैल्यू आ चुकी है, जैसे रो आ गया है, ये आ गया, और P की वैल्यू यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं. तो अगर हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो PA माइनस रो AG स्मॉल h प्लस कैपिटल H प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू PA. तो PA से PA कैंसिल आउट हो गया, और रो A की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, और रो की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से V आ जाएगा अपने पास में. तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हाफ रो की वैल्यू होगी 1 इंटू V स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो 1.2 इंटू 10, तो ये 9 प्लस 1 10 हो गई, तो 10 इधर आएगा माइनस 1 G इंटू 9. तो इसको सॉल्व करेंगे 30 आ जाएगा, तो V इक्वल टू आ जाएगा
√60 और मास फ्लो रेट तो m इक्वल टू रो a इंटू वी, तो 1 इंटू एरिया पाई d²/4 इंटू वैल्यू पुट कर देंगे v √60 यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो, और ये सारी वैल्यू सॉल्व करने पे अगर हम ग्राम में फाइंड आउट करेंगे तो 60.84 ग्राम पर सेकंड आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी वापस चिमनी प्रॉब्लम पे बेस है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि व्हेन द चिमनी इज क्लोज इज यूजिंग ए कैप एट द टॉप। अब यहाँ से हम चिमनी को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ए प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी डेवलप बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम सरफेस। तो यहाँ पे और यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस डेवलप हो जाता है डेल्टा पी। इफ द चेंज इन द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द हॉट एयर ड्यू टू द स्टॉपेज ऑफ एयर फ्लो आर नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे डेंसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर डेंसिटी जो रो है और टेम्परेचर सेम ही मेंटेन है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था रो इक्वल टू 1 kg मीटर क्यूब और रो ए इक्वल टू 1.2 kg मीटर क्यूब। और यहाँ पे प्रेशर पी ए दे रखा और यहाँ पे प्रेशर पी ए। तो यहाँ पे हम इधर से अगर हम जाएं तो यहाँ पे एयर की लेयर्स बनी हुई है, तो हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो स्टैटिक प्रेशर क्या होगा, कम होते जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर बाहर से अगर मेजर करेंगे तो P1 इक्वल टू पी ए माइनस रो ए जी एच प्लस एच और P2 अब यहाँ का प्रेशर पी ए है, पी ए अब जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे माइनस रो जी और एच, तो P2 माइनस P1 प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू रो ए जी एच प्लस एच माइनस रो जी एच। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस प्रॉब्लम में दिक्कत क्या है कि अब जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो जस्ट यहाँ से स्ट्रीम लाइन फ्लो स्टार्ट हो जाता है या यहाँ पे जाके स्टार्ट होता है। अगर हम यहाँ का प्रेशर पी ए मानते और यहाँ पे डेंसिटी रो है, तो अब जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर पी ए नहीं होगा, पी ए से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चंस में यहाँ पे कुछ मिस्टेक है या कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। तो ये हो सकता है कि इसके एक और आंसर भी हो सकता है कि अगर यहाँ का प्रेशर पी ए और यहाँ का पी ए माने तो यहाँ पे जो हमने पहले रो जी एच लगाया था यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, स्मॉल एच आएगा। स्मॉल एच आएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। 9 आ जाएगा तो 0.92 से 18 आएगा और यहाँ पे 36 आ जाएगा, तो वो थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकता है। या तो IIT इसको बोनस करेगी या इसके जितने भी पॉसिबल केस हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर आएंगे। ठीक है।